नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल के वर्ल्ड मैपिंग फाइनल रिवीजन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज से हम इस नए एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं। खास तौर पे एक तरह से रिवीजन ये प्रोग्राम है। पहले से भी आप वर्ल्ड मैपिंग पढ़ते आए होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तब भी ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। और ऐसा नहीं है कि ये केवल रिवीजन प्रोग्राम है। अगर आप इस बार परीक्षा नहीं दे रहे हैं, अगले वर्षों में देने वाले हैं, तो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा। और ये खास तौर पे ऐसा नहीं है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ही केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि अदर जो एग्ज़ाम है, चाहे स्टेट पीसीएस हो या अदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उनके दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम डिटेल से जितने भी कंटिनेंट हैं उनको एक एक करके हम कवर करेंगे। उनसे जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी आयाम हैं, उन पर हम डिटेल से बात करेंगे। हाँ, ये ज़रूर होगा कि थोड़ा सा हम तेज चलेंगे ताकि आपका कम से कम समय में ये पूरा कंप्लीट रिवीजन हो। जिसके पहले एपिसोड में हम स्टार्ट करें नॉर्थ अमेरिका से, क्योंकि आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी घटनाक्रम है उसमें कहीं ना कहीं जो नॉर्थ अमेरिका है वो चर्चा में रहता है। जैसे इसी समय भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनावपूर्ण स्थिति है, उसमें सेंटर में कौन आ चुका है? तो अमेरिका आ चुका है। और वो कहाँ से संबंधित है? तो वो नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है, उसके जो देश होते हैं वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो हम यहीं से, इसी कंटिनेंट से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से आज अपने वर्ल्ड मैपिंग फाइनल रिवीजन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। और यहाँ से पहले एक तरह से इंट्रो के तौर पे, एक परिचय के स्तर पे, जो पूरा उत्तरी महाद्वीप है उसके विभिन्न आयामों से हम आपका परिचय कराएंगे। उसके बाद फिर से हम देखेंगे कि जो भी अब तक का ट्रेंड एनालिसिस रहा है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके अगले एपिसोड में उन सभी टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, और फिर हम आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और बाकी जो भी करंट अफेयर्स से जुड़े हुए जो प्लेसेस होंगे उन पर भी हम आपका ये पूरा जो कार्यक्रम होगा, इसमें हम उन सभी प्लेसेस को कवर करते हुए ये पूरा जो एपिसोड होगा इसे पूरा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज से हम वर्ल्ड मैपिंग फाइनल रिवीजन जो यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए और जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक तौर पे एक दो जानकारी हम साझा कर देंगे। जैसे कि पूरा जो वर्ल्ड मैपिंग है ये एक तरह से विश्व भूगोल का एक पार्ट माना जाता है। तो इसमें हम बात करेंगे एक एक तरफ से जितने भी कंटिनेंट हैं उनको एक एक करके हम लेंगे। जैसे शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं? तो हम नॉर्थ अमेरिका से कर रहे हैं, फिर हम पहुँचेंगे साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर एशिया, और फिर हम ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम जितने भी इस वर्ष के महत्वपूर्ण चर्चा में रहने वाले जो प्लेसेस होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस क्रम में दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक तौर पे जो मैप है, मैप जो हम यूज करेंगे उसमें दो तीन जानकारी, हम ज़्यादा नहीं डेप्थ में जाएंगे, बस जितना हमें यूज करना है उतना ही हम बताएंगे। जैसे कि पॉलिटिकल जो मैप हम यूज करेंगे, तो बेसिक तौर पे इतना ही मान के चलिए कि पॉलिटिकल या राजनैतिक जो मानचित्र है, वो कहने का मतलब क्या है कि उस मैप के द्वारा जो भी मैप दिया रहेगा, जिसमें जो भी कंट्रीज बनी होंगी, उन कंट्रीज के नाम, उनकी सीमा रेखाएं, उनसे जुड़े हुए उनकी राजधानियां, महत्वपूर्ण जो शहर है, वो सारे कहां पर आपको देखने को मिलेंगे? तो वो आपको पॉलिटिकल मैप में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे जो फिजिकल मैप होता है, तो फिजिकल मैप थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा पॉलिटिकल मैप से, क्योंकि फिजिकल मैप में समान तौर पे जो फिजियोग्राफी है, भू आकृतिक जो भी संरचनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई होती है कि पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदी, दर्रे कहाँ पर अवस्थित हैं, या इस तरह की जो भी भू आकृतिक संरचना है उसके बारे में ये पूरी जो जानकारी है वो दी गई होती है। कहाँ सागर है, कहाँ महासागर है, ये सारी जानकारी आपको फिजिकल मैप में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा तीसरा जो मैप आपको देखने को मिलेगा वो थीमेटिक मैप होता है। थीमेटिक मैप क्या यूज करने के लिए होता है? तो मुख्य रूप से किसी एक विषय वस्तु को दर्शाने के लिए इस मैप का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप एटलस जब यूज करेंगे, जिस तरह से हम पढ़ाते जाएंगे, तो इसमें कुछ मैप ऐसे यूज किए जाएंगे जो थीमेटिक मैप होंगे। जैसे यही देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका का जो यूएसए है,
यूएसए का ये मैप है। तो इसमें खास तौर पे यहाँ पर एक ही विषय वस्तु को दर्शाने के लिए ये जो मैप यूज किया गया है, एक तरह से देखें तो यहाँ पर विषय जो वस्तु है वो दर्शाई गई है। तो किसी तरह का दर्शाया जा सकता है, जैसे कृषि फसलों को दर्शाने के लिए वर्षा का वितरण, जलवायु का वितरण, या इस तरह के किसी भी जैसे आप देखते हैं कि जो भी डेजर्ट होते हैं उनको दर्शाने के लिए, तो किसी एक विषय वस्तु को दर्शाने के लिए जो मैप यूज होता है उसे थीमेटिक मैप कहते हैं। तो ये बेसिक जो जानकारी है। इसके अलावा आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि अक्षांश देशांतर क्या होते हैं। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि ये सारी जो बेसिक जानकारी है ये पहले से आपको पता है, या इस पर अलग से हम एक सेशन ले लेंगे। तो ये सारी जानकारी हम मानकर चल रहे हैं कि आपको पता है, क्योंकि इनका उपयोग कहीं ना कहीं आते रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की एपिसोड की शुरुआत हम प्रॉपर वे में करते हैं। कहाँ से? तो ये नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। जैसा कि मैप पे हमने आपको दिखाया था कि ये क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। यहीं से हम आज की क्लास शुरुआत कर रहे हैं और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि इस मैप में आप देख रहे होंगे कि ये पूरा नॉर्थ अमेरिका का मैप है और इसमें कई सारे देश शामिल किए जाते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका अगर देखेंगे तो दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आखिर ये किस गोलार्ध में है। ठीक है, तो गोलार्ध की अगर हम बात करेंगे तो जो नॉर्थ अमेरिका है, ये पूरा जो महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसको आप देखेंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। और एक तरह से देखेंगे तो पूरी तरह से क्या है, ये पश्चिमी गोलार्ध में है। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि ये किस गोलार्ध में अवस्थित महाद्वीप है। इसे अमेरिका का उत्तरी उप महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि जैसा कि मैप पे हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर दो महाद्वीप है, एक उत्तर में है एक दक्षिण में है। तो इसी कारण से इसे अमेरिका का उत्तरी महाद्वीप कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि उत्तरी अमेरिका जो है ये एशिया और अफ्रीका के बाद दो कंटिनेंट, देखिए एशिया और दूसरा अफ्रीका, ये जो दोनों महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों के बाद तीसरे नंबर पे आता है नॉर्थ अमेरिका। तो तीसरे नंबर पे कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इस महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा बहुत नहीं है, आप देख सकते हैं 24 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो एरिया है वो भी काफ़ी अधिक है, ये लगभग 24 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये पूरा कह सकते हैं कि इस क्षेत्र को देखा जाता है। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन पर भी हम बात करेंगे। जैसे देखें ये पूरा उत्तरी अमेरिका का जो मैप है वो दिया गया है। यहाँ पर इसका जो अक्षांशीय विस्तार है और जो देशांतरी विस्तार है ये आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे नॉर्थ अमेरिका का जो विस्तार है, जो देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार है, ये आपको पता होना चाहिए। जिस आधार पर हमने ये डिसाइड किया था कि ये उत्तरी गोलार्ध का और पश्चिमी गोलार्ध का क्या है, उसमें अवस्थित एक क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि इसका जो विस्तार है उत्तरी अक्षांश के स्तर पे उत्तरी गोलार्ध में कहाँ तक है, पश्चिमी गोलार्ध में कहाँ तक है। तो ये अगर आप देखना चाहें तो 7 डिग्री नॉर्थ से लेकर इसका जो विस्तार है कहाँ तक है, 85 डिग्री नॉर्थ तक इसका उत्तरी ये विस्तार है। ये जो आप विस्तार देख रहे हैं ये कहाँ पर है, तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और ऐसे ही आप इसका जो पश्चिमी गोलार्ध में जो इसका देशांतरी विस्तार है उसको भी देख सकते हैं, जो कि क्या है, इधर से आप देखेंगे तो इसका जो विस्तार है ये 20 डिग्री वेस्ट से लेकर कहाँ तक है, 179 डिग्री वेस्ट तक है। तो ये इसका विस्तार हमने देख लिया। दूसरे शब्दों में कहें तो इसकी जो उत्तरी सीमा है, सबसे जो उत्तर की जो सीमा है, आप देखेंगे उत्तर में क्या है कि उत्तरी ध्रुव लगेगा और ये उत्तरी ध्रुव से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर ही अवस्थित है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा है, ये वाला जो पूरा इसका जो बाउंड्री है, ये आप देखेंगे कि एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है, इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, उससे लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा मैप नहीं है, मैं दर्शाता। इसके अलावा देखिए कई सारी जो महत्वपूर्ण रेखाएं, जैसे कर्क रेखा आप देख सकते हैं वो यहाँ से गुजरती है। उसके बारे में ट्रॉपिक ऑफ जो कैंकर लाइन है, ये देखिए कर्क रेखा है,
और कर्क रेखा किसे बोलते हैं? 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, तो वो यहीं से गुजरती है। इसके अलावा आर्कटिक जो वृत्त है वो भी इससे गुजरता है। इसके अलावा 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर रेखा है वो इस महाद्वीप के बीचों बीच होकर गुजरती है। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर एक और अक्षांश रेखा आपको ध्यान देनी है, वो है 49 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अक्षांश रेखा है ये क्या करती है कि यहाँ पर इस कंटिनेंट के जो 2 बड़े देश हैं, ये आपका जो देश ग्रीन कलर से दिखाया गया है ये क्या है? ये कनाडा है, और इसके नीचे आप देखेंगे तो ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये जो 49 डिग्री अक्षांश रेखा है ये क्या करती है कि दोनों देशों को अलग करने का काम करती है। तो ये बेसिक जानकारी हमने देख ली उत्तरी अमेरिका के बारे में। अब देखिए इससे जुड़े हुए 1-2 इन्फॉर्मेशन और है, जैसा कि अगर हम बात करें तो जो पूरा इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो काफ़ी अधिक है, और इसी कारण दक्षिण से उत्तर की ओर जब हम बढ़ते हैं तो इसके विस्तार के कारण अगर हम देखें तो यहाँ पर कई सारे जो टाइम लाइन्स हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा देखिए 1-2 चीज़ें और आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आएंगे तो 2 बड़े देश, तो यहाँ पर कनाडा और यूएसए आपने देख लिए। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा देश है वो मैक्सिको है। तो जो नॉर्थ अमेरिका है इसमें कई सारे देश शामिल किए जाते हैं। उन देशों में अगर हम बात करें तो 3 बड़े देश हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका के जो 7 कंट्रीज हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से? तो देखिए यहाँ पर बेलीज आपको देखने को मिलेगा, यहीं पर आपको ग्वाटेमाला देखने को मिलेगा, अल सल्वाडोर देखने को मिलेगा, हॉन्डुरस देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप आएंगे तो यहाँ पर अल सल्वाडोर, कोस्टारिका, निकारागुआ और पनामा, इस तरह से 7 और सेंट्रल अमेरिका के देश क्या होते हैं, इस नॉर्थ अमेरिका में शामिल होते हैं। इसके अलावा इधर जो कैरेबियन जो क्षेत्र है इसको भी उत्तरी अमेरिका में शामिल किया जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो पूरा उत्तरी अमेरिका है ये क्या है कि यूएसए के अलावा अगर हम देखें तो कनाडा, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के जो 7 देश हैं और जो कैरेबियन क्षेत्र है उसको शामिल करते हुए ये पूरा एक मैप बनता है जिसे हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं। तो ये बेसिक जानकारी हो गई इस पूरे उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो ठीक है, इसके बाद देखिए जो वेस्ट इंडीज है ये क्या है, पूरा ये जो पूरा द्वीप क्षेत्र है ये भी इसी में शामिल है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पूरा जो कैरेबियन क्षेत्र है इसके बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कई सारे जो टाइम लाइन्स हैं वो यहाँ पर हैं, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो अधिक है, तो ये उतना मैटर नहीं करता है। इसके अलावा देखिए 1-2 और जानकारी हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको जो देखना है वो क्या देखना है, बेरिंग स्ट्रेट। ये स्टेट जल संधि आप सभी जानते होंगे कि जो जल संधि होता है, जो स्टेट होता है, ये क्या होता है, तो ये 2 जो सक्रिय जलीय क्षेत्र होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है, और 2 जो स्थलीय खंड होते हैं उनको अलग करने का काम करता है। देखिए इधर का जो जलीय क्षेत्र है और इधर का जो जलीय क्षेत्र है दोनों को ये जोड़ने का काम करेगा बेरिंग स्ट्रेट। अब थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम देखें तो मूल रूप से ये क्या करता है कि जो बेरिंग स्ट्रेट है ये एक तरफ देखेंगे तो ये एशिया का पार्ट है, इधर देखिए रसिया है तो ये एशिया का पार्ट है, और इधर आप आएंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका है। तो ये क्या कर रहा है, दोनों को सेपरेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से सेपरेट करने का काम कौन करता है, तो वो बेरिंग स्ट्रेट करता है। दक्षिण पूर्व में इसके अगर जाएंगे तो थोड़ा सा अगर मैप पे आप देख सके, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या है कि पनामा आपको एस्थमस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, तो पनामा एस्थमस देखने को मिलेगा। एस्थमस क्या होता है, तो जैसे हमने स्टेट की बात की कि सकरा जलीय क्षेत्र होता है, तो एस्थमस क्या होता है कि ये सकरा स्थलीय भाग होता है। ये इसका जो नेचर होता है ठीक स्टेट के विपरीत होता है। जहाँ स्टेट 2 जलीय क्षेत्रों को जोड़ता है तो एस्थमस क्या करता है कि 2 स्थलीय खंडों को जोड़ता है, और जैसे स्टेट 2 स्थलीय खंडों को अलग करता है वैसे एस्थमस 2 जो जलीय खंड है उनको अलग करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पनामा एस्थमस है एक तरफ से ये सेंट्रल अमेरिका को और इधर जो साउथ अमेरिका है उसको जोड़ने का काम करता है। तो ये पूरा बेसिक जानकारी हमने ले ली कि यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका है इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है।
अब हम बात करेंगे एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कि यहाँ पर पनामा स्थमस हमने आपको दिखा दिया, और यहीं पर जो कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन है उन पर हम बाद में आएंगे। जितने भी बाकी महत्वपूर्ण आपके जो लोकेशन है उन पर हम आएंगे। अब पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो उत्तरी अमेरिका है, अगर इसका क्षेत्रीय विभाजन हम करते हैं तो देखिए, क्षेत्रवार अगर वर्गीकरण करते हैं तो उत्तरी अमेरिका को कई रूपों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन मूल रूप से ये कहा जाता है कि उत्तरी अमेरिका का अगर हम रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इसको 3 से 4 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला क्या होता है, इसका जो पूरा पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस रूप में हम विभाजित कर सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, ये इसका पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि इसके जो बड़े मैदानी क्षेत्र हैं, तो बड़े जो मैदान के क्षेत्र हैं उस मैदान के क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि जो इधर कनेडियन जो शील्ड है, ये देखिए, ये जो पूरा एक शील्ड है, इस रूप में विभाजित किया जा सकता है। तो जो कनेडियन शील्ड है, कनेडियन जो शील्ड है उस रूप में विभाजित किया जा सकता है। और चौथा हो जाएगा इसका जो पूरा पूर्वी क्षेत्र है उस रूप में, जो ईस्टर्न रीजन है, तो पूर्वी क्षेत्र में क्या किया जा सकता है, इसका विभाजन किया जा सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मूल रूप से जो उत्तरी अमेरिका है इसका जो वर्गीकरण है ये 4 रूपों में किया जा सकता है। पश्चिमी क्षेत्र, वेस्टर्न जो पूरा पार्ट है, बड़े जो मैदानी क्षेत्र हैं, और कनेडियन जो शील्ड है, और जो पूरा पूर्वी क्षेत्र है, इस 4 भागों में इसे विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इनके बारे में अगर हम थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयास करें कि जो यहाँ पर हम 3 बातें कह रहे हैं कि इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, अगर पश्चिमी क्षेत्र की विशेषताओं की हम बात करें, ठीक है, अगर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो देखिए, थोड़ा सा मैप पे आते हैं। तो जो पूरा ये पश्चिमी क्षेत्र है, एक तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नए पर्वत हैं, जो नए पर्वत हैं उस रूप में यहाँ पर वो विद्यमान है। तो जो नए पर्वत हैं या युवा पर्वत कह सकते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो राकी पर्वत माला है वो इस रूप में क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी भाग में। और ये उत्तरी अमेरिका की क्या है, जो राकी पर्वत है वो क्या है, एक युवा पर्वत है। और ये नॉर्थ अमेरिका का आप देखेंगे सबसे क्या है, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ये यहाँ की बेसिक जानकारी है कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन मानी जाती है, तो पश्चिमी पार्ट में जो रॉकी माउंटेन है यही मानी जाती है। ये क्या है कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से लेकर, देखिए इधर अगर आप आएंगे तो ये अलास्का है, ये आपका यूएसए का पार्ट है अलास्का। ठीक है, मैंने स्टेट के बारे में आपको नहीं बताया क्योंकि उतना डेप्थ करने पे काफ़ी लंबा सेशन हो जाएगा। और यहाँ पर कनाडा शुरू होता है, और ये वाला जो यूएसए का पार्ट है, तो यहाँ पर अगर कनाडा का जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है, जो ये कभी कभी पूछ लेता है, ब्रिटिश कोलंबिया जो स्टेट है, जो प्रांत है, वहाँ से लेकर ये क्या है कि आप देखेंगे न्यू मैक्सिको तक, यहाँ पर न्यू मैक्सिको तक क्या है, ये फैला हुआ आपको देखने को मिलेगा पर्वत। इसके अलावा देखिए दूसरा जो हमने बोला कि यहाँ पर कुछ बड़े मैदान आपको देखने को मिलेंगे जिस रूप में इसका क्षेत्रीय वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिए जो बड़े मैदान हैं ये महाद्वीप के मध्य में जो ग्रेट प्लेन्स हैं, ग्रेट प्लेन्स के रूप में ये पूरा देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है इसे ग्रेट प्लेन्स के रूप में जाना जाता है, यानी कि बड़े मैदान के तौर पे इन्हें जाना जाता है। ठीक है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो बड़े मैदान हैं वो इस क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है। और यहाँ पर देखेंगे तो जो सॉइल है, जो मिट्टी है वो गहरी है, और पोषक तत्वों से आप देखेंगे कि यहाँ की जो सॉइल है वो रिच है, समृद्ध है। इसी कारण से इस क्षेत्र में देखें तो अनाज उत्पादन के दृष्टिकोण से, अनाज प्रोडक्शन उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो इसका जो महत्व है वो काफ़ी अधिक है। तो ये जो बड़े मैदानी क्षेत्र हैं जो ग्रेट प्लेन्स कहे जाते हैं, ये उत्तरी अमेरिका के
अनाज उत्पादन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इसी कारण से इस पूरे क्षेत्र को एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ब्रेड बास्केट के नाम से पुकारा जाता है। ये इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो अनाज फसल है उनका उत्पादन काफ़ी अधिक होता है। यही नहीं, जो ग्रेट प्लेन्स है वो इस कारण से भी महत्वपूर्ण नहीं है कि केवल अनाज फसल का ही उत्पादन होता है, बल्कि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो तेल है, जो प्राकृतिक जो गैस है, उस उत्पादन के दृष्टिकोण से भी ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो ये हमने देख लिया, पहला पश्चिमी जो क्षेत्र है, और दूसरा हमने बड़े जो मैदानी क्षेत्र हैं जो ग्रेट प्लेन्स हैं उनके बारे में हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर तीसरा जो पार्ट है वो कैनेडियन शील्ड वाला पार्ट है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें, कैनेडियन शील्ड क्या है, एक ऊंचा, ये क्या है, एक ऊंचा और अपेक्षाकृत क्या है, ये एक सपाट जो पठार होता है उस रूप में उत्तरी अमेरिका में ये क्या है, ये मौजूद है, ठीक है। ये पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिमी कनाडा में खास तौर पे आपको फैला हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। कैनेडियन शील्ड की विशेषता है कि एक तरह से ये चट्टानी रूप में क्या है, यहाँ पर ये अवस्थित है। तो ये इसकी एक खास विशेषता है, ये सपाट पठार के रूप में यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कैनेडियन शील्ड जो क्षेत्र है, इस कैनेडियन शील्ड क्षेत्र में आपको कई झीलें आपको देखने को मिलेंगी। उन झीलों के बारे में बाद में हम एक एक करके बात करेंगे। तो ये तीसरा पार्ट हो गया। इसके अलावा जो एक पार्ट बचा वो पूर्वी क्षेत्र बचा, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम आएंगे, अगर पूर्वी क्षेत्र के बारे में देखें कि यहाँ पर जो पूर्वी क्षेत्र है ये क्या है, आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है। इसके अगर पूर्वी क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर पहली बात आपको ध्यान देना है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये एक तरह से विविध क्षेत्र है। यहाँ पर अपलेशियन पर्वती, ये देखिए अपलेशियन जो माउंटेन है उसका क्षेत्र यहाँ पर दर्शाया गया है। तो अपलेशियन जो माउंटेन पर्वतीय जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो पूरा अटलांटिक महासागर से सटा हुआ जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर से जुड़े हुए सटे हुए तटीय मैदान भी आपको देखने को मिलेंगे। अपलेशियन सहित उत्तरी अमेरिका की जो पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, तो इसके पूर्वी तट पे आपको ये पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी। इस क्षेत्र में सैकड़ों वर्ष से आप देखेंगे तो जो कोयला है, जो कोल है, जो कोयला है, उस दृष्टिकोण से ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कई सारे जो खनिज हैं, तो खनिज भंडार के दृष्टिकोण से भी ये नॉर्थ अमेरिका का जो पूर्वी कह सकते हैं क्षेत्र है ये महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये हमने बेसिक जानकारी ले ली। उत्तरी अमेरिका का जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो क्षेत्रीय विभाजन है, उसके बारे में हमने देख लिया। अब बात कर लेंगे हम उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जो भौतिक भाग है। अगर भौतिक विभाजन हम करते हैं तो देखिए इसको हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो वेस्टर्न जो कार्डिलेरा है, ठीक है, जो पश्चिमी कार्डिलेरा है उसमें हम इसे विभाजित कर सकते हैं। मध्य का जो पूरा तराई क्षेत्र है उस रूप में देख सकते हैं, और पूर्वी जो हाईलैंड है उस रूप में इसका हम भौतिक विभाजन कर सकते हैं। अब एक एक करके हम देखेंगे। देखिए अगर पश्चिमी जो कार्डिलेरा है, ये देखिए वेस्टर्न जो कार्डिलेरा है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। ये युवा बलित जो पर्वत हैं उनके समानांतर फैला हुआ पूरा एक क्षेत्र है। अलास्का, यहाँ पर देखिए ये पूरा क्या है, ये अलास्का राज्य है। ये क्या है, अमेरिका का, यूएसए का अलास्का ये स्टेट है। ये क्या है, ये प्रांत है। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, और ये देखिए ये स्टार्ट होते होते ये कहाँ तक पहुँच जाता है, साउथ अमेरिका का जो एंडीज पर्वतमाला है वहाँ तक ये पूरा वेस्टर्न जो कार्डिलेरा है इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो देखिए अगर विस्तार की बात करें तो जो यहाँ पर वेस्टर्न जो कार्डिलेरा है इसका जो विस्तार है ये क्या है, अलास्का प्रांत से लेकर कहाँ तक है, तो अलास्का प्रांत से लेकर कहाँ पर पहुँचता है, तो दक्षिण अमेरिका तक ये फैला हुआ है। एंडीज के रूप में ये विस्तृत है, ठीक है। तो इसका विस्तार देखिए यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है। ये पहली बात समझ लीजिए। चूंकि यहाँ पर मुड़ी हुई डोरियों के समान ये पूरी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, इसी कारण से इसे क्या बोला जाता है,
कार्डिलेरा बोला जाता है। तो ये कभी कभी आपको बेसिक समझ के लिए हो गया। दूसरी बात देखिए, जो बलित पर्वत हैं उनका निर्माण ये पूरा क्षेत्र में देखने को मिलता है। और बलित पर्वत का जो निर्माण है वो तब होता है जब टेक्टोनिक जो प्लेटें हैं, जो विवर्तनिकी प्लेटें होती हैं, वो पृथ्वी की पपड़ी पर जो क्रस्ट है उस पर दबाव डालती हैं और उससे कटक और घाटियों का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके करने के लिए एक तरह से दबाव बनता है। और जो कार्डिलेरा पूरा क्षेत्र है ये प्रशांत महासागर के जो अग्निवलय है उसी का एक पार्ट है। और माउंट सेंट हेलेना संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होने चाहिए। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर बर्फ से ढके हुए जो कार्डिलेरा हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी ऊंचाई इनकी होती है, लेकिन इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये देखने को मिलती है कि ये जो बर्फ से ढके हुए कार्डिलेरा पहाड़ हैं ये नमी से भरी हुई जो हवाएं हैं उनके लिए क्या करते हैं, ये एक तरह से बैरियर का काम करते हैं, अवरोधक का काम करते हैं। और ये जो अवरोधक का काम करते हैं ये राहत भरी यहाँ पर वर्षा होने का एक प्रमुख कारण, जैसे अपने देश में हिमालय जो क्या करता है ये हवाओं को रोक देता है, इस कारण से भारी मात्रा में हमारे देश में वर्षा होती है। ठीक वैसी स्थिति वहाँ पर है। कुछ यहाँ पर जो नदियाँ हैं ये पश्चिम की ओर और कुछ पूरब की ओर बहती हैं। और कार्डिलेरा जो है ये नदियाँ उनके बीच में एक तरह से वाटर डिविडेंड, जल विभाजक का भी काम करती हैं। यहाँ पर राकी जो पर्वत है, अलास्का रेंज है, कास्केड रेंज है, सीरा नेवादा है, सीरा माद्रे है, ये बहुत सारे जो पर्वत श्रेणियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। उन पर एक एक करके हम बात करेंगे। यहीं पर ग्रैंड कैनियन आपको देखने को मिलेगा, सुस कोलोडेरा जो पठार है, तो उस पर हम आएंगे। जब प्लेटू रीजन को डिस्कस करेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। और पर्वत के बारे में जब बात करेंगे तो एक एक करके पर्वतों का सीक्वेंस, उनकी विशेषताएं, उनकी कौन सी चोटियां हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा देखिए, मध्य जो तराई पूरा क्षेत्र है, ये मध्य तराई क्षेत्र की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बताया कि दूसरा जो विभाजन इसका भौतिक विभाग है वो मध्य तराई क्षेत्र है। ये क्या है कि आर्कटिक जो पूरा ये तट है और जो हडसन की खाड़ी है, ये देखिए ये हडसन की खाड़ी है, ये हडसन की जो खाड़ी है इससे लेकर मैक्सिको की खाड़ी, ये गल्फ ऑफ जो मैक्सिको है यहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये मध्य तराई क्षेत्र है। और ये पश्चिम में कार्डिलेरा पर्वतमाला और उच्च भूमि से ये दोनों तरफ आप देखेंगे ये पूरा जो क्षेत्र ये घिरा हुआ है। पश्चिम में अधिक ऊंचाई के कारण इन्हें ऊंचे मैदान के नाम से जाना जाता है। और उत्तर में कैनेडियन शील्ड जो ये पूरा है उसका ये निर्माण करता है कौन सा, मध्य तराई क्षेत्र। उत्तर में कैनेडियन शील्ड का निर्माण होता है। और कैनेडियन जो शील्ड है ये क्या है, एक पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जिसमें कई सारी जो झीलें हैं आपके सिलेबस में है, उसको हम आगे देखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण झीलें हैं तो उनका निर्माण करते हैं। ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे तो ग्रेट लेक्स जो प्रदेश है, यहाँ जो महत्वपूर्ण महान झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो, उनके बारे में भी देखेंगे। इधर आएंगे तो विनिपेग, ग्रेट बियर, अथाबास्का कैनेडियन शील्ड में देखने को मिलेंगे। तो इन पर एक एक करके हम बात करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर सेंट्रल जो लोलैंड है इसी में अवस्थित है। सेंट्रल जो प्लेन्स हैं ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारी जो भौतिक विशेषताएं हैं वो मध्य तराई क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो पूर्वी हाईलैंड है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने बेसिक जानकारी इसके बारे में देख ली। मध्य तराई क्षेत्र में क्या है कि आपको कुछ बड़े झील देखने को मिलेंगे। कौन कौन से झील हैं उन पर पहले ही हमने बात किया कि सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो ये ग्रेट लेक्स प्रदेश कहे जाते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5 बड़ी झीलें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भी देखेंगे तो ऊपर आएंगे तो कनाडा में देखने को विनिपेग, ग्रेट बियर, अथाबास्का ये सारी झीलें देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सा पहले हम ये जो ग्रेट लेक्स हैं इनके बारे में देख लें। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन मुझे दिख जाएंगी वो मैं बताते चल रहा हूँ। तो देखिए, सबसे एक प्रश्न तो यही यहाँ से पूछ लेता है कि जो विभाजन है कनाडा और यूएसए में, तो उसमें अगर देखेंगे तो जो विभाजन रेखा है वो इन 5 झीलों में से सिर्फ 4 से गुजरती है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर एकमात्र झील है वो मिशिगन है, जो कि क्या है कि पूरी तरह से यहाँ से जो विभाजन रेखा है वो नहीं गुजरती है। ये आपसे पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इधर से देखिए, ये लेक सुपीरियर है, लेक मिशिगन है, लेक ह्यूरन है,
लेक इरी है, लेक ओंटारियो। कभी कभी इनका जो क्रम है वही आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा इनके उत्तर दक्षिण का भी क्रम पूछ लिया जाता है। तीसरा, इनमें से कौन सी एक झील है जो पूरी तरह से क्या है, वो यूएसए में अवस्थित है। क्योंकि विभाजन रेखा ये 4 झीलों से गुजर रही है। इसका मतलब कि ये जो 4 झीलें हैं, ये लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक इरी, लेक ओंटारियो, तो इन 4 झीलों की जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है, तो ये कनाडा के साथ साथ किस देश में है, तो यूएसए में है। लेकिन यहाँ पर जो लेक मिशिगन है ये पूरी तरह से क्या है कि सिर्फ यूएसए में ही अवस्थित है। तो ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। पश्चिम में इन 5 झीलों में लेक सुपीरियर है, अगर दक्षिण की बात करेंगे तो मिशिगन है, पूरब में लेक ओंटारियो है और उत्तर में लेक सुपीरियर है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर इनके महत्व की बात करें तो ये इनका महत्व छिपा हुआ नहीं है। हिबनत झीलें हैं, बड़ी दुनिया की सबसे बड़े फ्रेश वाटर लेक के तौर पे जानी जाती है, मीठे पानी की ये झीलें हैं। साथ में पृथ्वी की सतह पर ताजे पानी का जो भी सोर्स है उसका लगभग 1/5 ये स्टोर करती हैं, इनका भंडार इन्हें माना जाता है। और इसी कारण से इस पूरे क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, परिवहन, सल्फाइड, लौह खनन, ऐसे कई सारे जो एक्टिविटीज़ हैं उनके दृष्टिकोण से इन झीलों का महत्व काफ़ी अधिक है। तो ये हमने बेसिक जानकारी ले ली कि महान जो झीलें हैं इनका महत्व क्या है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे जो महत्वपूर्ण नगर हैं वो भी अवस्थित हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, चूँकि हम खनिज वाले जब टॉपिक पर आएंगे तब इनको बताएंगे। जैसे आप देख सकते हैं मिलवाकी है, यहाँ शिकागो है, डेट्रॉयट है, क्लीवलैंड है, बफेलो है, टोरंटो है, जहाँ पर काफ़ी पहले क्या हुआ था, ओलंपिक हुआ था। तो ये पूछा जा सकता है कि टोरंटो किस झील के समीप तट पर अवस्थित है, बफेलो किस लिए जाना जाता है, क्लीवलैंड का आर्थिक महत्व क्या है, या शिकागो और मिलवाकी, डेट्रॉयट का आखिर महत्व क्या है। तो इस पर हम आएंगे, एक एक करके बात करेंगे। लेकिन पहले बेसिक जो इंट्रो है, जो जानकारी है वो आपसे साझा करें ताकि आपको बेसिक जानकारी इनके बारे में पता चल सके। तो ये हमने देख लिया। अब आते हैं थोड़ा सा कैनेडियन शील्ड, पहले बार बार आ रहा था तो थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी। जैसा कि हमने बताया था कि अपेक्षाकृत क्या है, ये एक सपाट पठार है, पूर्वी मध्य और उत्तर पश्चिमी कनाडा में ये फैला हुआ है। कैनेडियन शील्ड की ये विशेषता है कि चट्टानी पूरा सीन है, यहाँ चट्टानी सिनेरियो देखने को मिलता है। आश्चर्यजनक तरीके से देखें तो बहुत सारी जो झीलें हैं वो इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। तो ये बेसिक जानकारी हो गई। बेसिक तौर पे देख लेते हैं यहाँ कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो खाड़ी है वो उत्तरी अमेरिका में आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए कई सारी यहाँ पर खाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। उनमें से एक महत्वपूर्ण खाड़ी कौन सी देखने को मिलेगी, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीच में इस मैक्सिको की खाड़ी को लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा था, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बोला था कि अब हम इसका नाम बदल रहे हैं, और ये बदल भी चुके हैं। तो इस कारण से ये चर्चा में है। तो इस खाड़ी के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। देखिए अगर गल्फ ऑफ मैक्सिको के लोकेशन की बात करें कि इसकी जो अवस्थिति है, तो ये जो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है उसके साउथ ईस्ट में इसकी अवस्थिति है, और 3 देशों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्थल के तौर पे जाना जाता है। तो देखिए इधर मैक्सिको, यूएसए और बाकी जो इधर सभी देश हैं उनके लिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर के तौर पे जाना जाता है। और मुख्य रूप से यहाँ पर जो इधर संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये जो मैक्सिको है, और इधर जो क्यूबा है, उसके दृष्टिकोण से ये क्या है, ये जो पूरा जलीय क्षेत्र है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी खाड़ी होने के नाते इसकी जो तटरेखा आप देखेंगे, इसकी जो तटरेखा है, जो कोस्ट लाइन है, वो काफ़ी लंबी है, और यही कारण है इसके आर्थिक महत्व अधिक होने के कारण। तो इसके बारे में और भी बीच बीच में जानकारी आएगी तो हम डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं एक और खाड़ी की। वो खाड़ी है अलास्का की खाड़ी। ये भी बीच में चर्चा में थी। इसकी जो अवस्थिति है ये आपको पता होनी चाहिए। उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम भाग में ये अवस्थित है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में अवस्थित है, जहाँ 2 प्रकार के जल एक दूसरे से मिलते हैं। और एक हल्का देखेंगे तो लगभग बिजली जैसा नीला रंग, स्लेट
नीले रंग के साथ यहाँ पर देखने को मिलता है। यही नहीं, यहाँ पर एक गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगी। कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया गल्फ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बाजा कैलिफोर्निया जो प्रायद्वीप है उसको मैक्सिकन मुख्य भूमि है उससे एक तरह से अलग करने का काम करता है। ये पार्ट जो आप देख रहे हैं इसको क्या करेगा, मुख्य जो मैक्सिको है उससे अलग करने का काम करता है। इसकी भी तटरेखा काफ़ी लंबी है, मैक्सिको की खाड़ी के बराबर तो नहीं है, लेकिन तब भी आप देखेंगे इसकी जो तटरेखा है वो 4000 किलोमीटर लंबी है। इसे देखें तो इस पूरे ग्रह पर सबसे अधिक विविध जो समुद्र है, जो सागरी क्षेत्र उस रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे अकशेरुकी जो जीव हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए 2-3 जैसे सेंट लॉरेंस खाड़ी है उसके बारे में आप देख सकते हैं। और सेंट लॉरेंस जो खाड़ी है, ये सेंट लॉरेंस जो नदी है उसके माध्यम से उत्तरी जो अमेरिकी ग्रेट लेक्स हैं उनके जल आउटलेट के रूप में यहाँ पर अवस्थित है। तो ये बेसिक हमने देख लिया। यहाँ पर जो भी बड़े खाड़ियाँ हैं उनके बारे में हमने बात कर ली। अब कुछ जो महत्वपूर्ण जो द्वीप हैं जो चर्चा में रहे हैं, जो आपको जानने चाहिए कि उनकी जो फिजिकल लोकेशन है वो कहाँ पर है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण द्वीप चर्चा में है उनमें जो सबसे अधिक चर्चा में द्वीप था उसके बारे में अगर बात करें तो वो है वैंकूवर आइलैंड। ये देखिए, ये वैंकूवर जो द्वीप समूह है ये कनाडा का जो प्रशांत तट है उस पर स्थित है। तो इसकी जो स्थिति है ये पश्चिम के तरफ जो पैसिफिक ओशियन है उसके तट पर इसकी अवस्थिति है। इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो क्लाइमेट है अगर जलवायु की बात करें तो वो सॉफ्ट है, सौम्य जलवायु है। समृद्ध देखें तो ये पूरा क्षेत्र माना जाता है। और ब्रिटिश कोलंबिया जो प्रांत है उसके मुख्य भूमि से जो जॉर्जिया जल डमरू मध्य है उससे ये क्वीन चार्लोटे जो आइलैंड है उससे ये लगा हुआ है। तो ये जो अलग अलग छोटे छोटे जो यहाँ पर आइलैंड है वो यहाँ पर अवस्थित है। और वाशिंगटन से जो जुआन डू फूका यहाँ पर एक जल डमरू स्टेट देखने को मिलेगा, उसको अलग से हम देखेंगे। क्योंकि जब हम बात करेंगे कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं तो उनके बारे में देखेंगे कि जुआन डे फूका जो है, जॉर्जिया जो जल डमरू मध्य है, बेरिंग स्टेट, ये जितने भी स्टेट होंगे सबके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर वैंकूवर जो आइलैंड है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए एक और आइलैंड चर्चा में था, वो क्या था, प्रिंस ऑफ वेल्स। ये देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स, ये काफ़ी चर्चा में था। इसके बारे में इसकी लोकेशन है ये आपको पता होनी चाहिए। ये कहाँ पर है, ये अलास्का जो पेन हैंडल है उसमें अलेक्जेंडर जो महाद्वीप है, द्वीप समूह है। यहाँ पर देखिए अलेक्जेंडर जो द्वीप समूह है उसी में ये अवस्थित है। उनमें से ये एक माना जाता है, अलेक्जेंडर जो द्वीप समूह है उनमें से एक क्या माना जाता है, प्रिंस ऑफ वेल्स जो है ये एक छोटा सा द्वीप है। और यहाँ पर आकार के हिसाब से देखें तो इस द्वीप का जो आकार है ये चौथे स्थान पे आता है। इसके अलावा एक और द्वीप आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, वो है हवाई द्वीप। ये भी काफ़ी चर्चा में है। तो पहले हम लोकेशन देखते हैं कि आखिर महत्वपूर्ण जो नॉर्थ अमेरिका है उसके कौन कौन से लोकेशन महत्वपूर्ण है। तो हवाई द्वीप उन्हीं में से एक है। इसे बिग आइलैंड भी कहा जाता है। देखिए इसे एक दूसरे नाम से बिग आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण का एक विशाल क्षेत्र ये प्रस्तुत करता है हवाई आइलैंड। और मध्य प्रशांत महासागर में जो हवाई द्वीप समूह है ये सबसे बड़ा द्वीप समूह, इसमें कई सारे द्वीप शामिल किए जाते हैं, कुआई, ओहू, लोकी, मुआई, और इधर आप आएंगे तो हवाई। ये देखिए ये सबसे बड़ा यहाँ का द्वीप समूह है। तो ये बेसिक द्वीप हमने देखा। इसके अलावा भी एक दो लोकेशन है जो चर्चा में थे। क्यूबा एंटिलीज द्वीप समूह ये चर्चा में था, तो इसकी जो अवस्थिति है वो आपको देख लेनी है। ये पूरा जो क्यूबा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्यूबा एंटिलीज जो द्वीप समूह है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दुनिया का इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। जैसे क्यूबा जो है, क्यूबा में सबसे अधिक चीनी होता है, तो ये पूरा जो क्षेत्र है इसे बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है। और इसके धातु जो संसाधन है उसके विशाल सोर्स यहाँ पर अब मौजूद है, जैसे कोबाल्ट, निकिल, लौ के जो मिनरल्स हैं, क्रोमियम है, कापर है, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। अन्य कई सारे संसाधन है जैसे वुडन लकड़ी, पेट्रोलियम, सिलिका, नमक या
एग्रीकल्चर का भी काफ़ी यहाँ पर विकास हुआ है। तो ये बेसिक जानकारी इसके बारे में हो गई। अब देखिए एक दो चीज़ें और हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए बरमूडा भी चर्चा में था। तो बरमूडा के बारे में, जो बरमूडा द्वीप है, इसको लेकर न्यूज़ में कई बार न्यूज़ आई थी। तो ये उत्तरी जो अटलांटिक में है वहीं पर ब्रिटिश द्वीप समूह है। एक तरह से ये आपसे कई बार पूछ लेता है ये क्या है, इस समय ब्रिटिश द्वीप समूह के तौर पे अवस्थित है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एल्बो और यहाँ पर देखेंगे दो तीन और जो हारसे हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। गुलाबी रेत वाले समुद्र तट के लिए काफ़ी फेमस है। तो इसकी जो अवस्थिति है वो आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये बेसिक जानकारी इनके बारे में हमने ले ली। अब थोड़ा सा अगर बात कर लें थोड़ा सा जल निकासी की, जो यहाँ पर जल है, जल का जो निकास है वो कैसे होता है, किन नदियों के माध्यम से होता है। तो पहले हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे कि उत्तरी अमेरिका में कई सारी जो नदियां हैं, नदियों का काफ़ी एक जाल आपको देखने को मिलेगा। उत्तरी अमेरिका की जो नदियां हैं उनके द्वारा बहाए जाने वाले जो जल हैं वो समुद्र के अनुसार वर्गीकृत किए जाते हैं। कुछ जो नदियां हैं वो मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको में उनका निकास होता है। कुछ अटलांटिक महासागर में क्या होती हैं, वो गिर जाती हैं। कुछ इधर पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में गिर जाती हैं। कुछ आर्कटिक क्षेत्र में जाती हैं, कुछ प्रशांत क्षेत्र में जाती हैं। कुछ इधर कैलिफोर्निया की खाड़ी में इनका निकास होता है। कुछ हडसन बे में गिरती हैं। तो इस आधार पर इनका निर्धारण होता है। तो एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि इन नदियों का जो निकास होता है जो चर्चा में है, जैसे कि गल्फ ऑफ जो मैक्सिको है ये चर्चा में था नाम बदलने को लेकर। तो इस जलीय क्षेत्र में कौन सी नदियों का निकास होता है नॉर्थ अमेरिका की, तो देखिए यहाँ पर दो जो नदियां हैं, देखिए एक नदी है मिसिसिपी और दूसरी है मिसौरी। ठीक है, ये जो दो नदियां हैं और इनकी जो सहायक नदियां हैं, ये मध्य तराई क्षेत्र का जो जल है उस जल को लाकर कहीं न कहीं यहाँ पर ये इनका निकास होता है। ठीक है, इधर से देखिए ओहियो नदी भी आ रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओहियो और टेनेसी भी क्या है कि यहीं पर आकर मिल जाती हैं। ठीक है, ये नदियाँ जो है ये मिसिसिपी की सहायक नदियाँ भी हैं, लेकिन इनका जो स्रोत है वो अपलेशियन में है। तो ये एक तरह से देखें तो अपवाद माना जाता है। ठीक है, तो ये अलग बात है। इसके अलावा देखिए जो महत्वपूर्ण जो नदियां हैं जो अटलांटिक महासागर के तरफ आकर गिरती हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो जो सेंट लॉरेंस नदी है, ये देखिए सेंट जो लॉरेंस नदी है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो सेंट लॉरेंस रिवर है ये कहाँ पर आकर इसका निकास होता है, तो ये अटलांटिक महासागर में इस समूह में एक फॉल लाइन जो वाटरफॉल लाइन है उस नदियों में शामिल ये की जा सकती है। इसके अलावा देखिए ऊपर अगर आर्कटिक क्षेत्र में देखें तो जो मैकेंजी नदी है, ये देखिए यहाँ पर इस मैकेंजी नदी का आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो ये जिसमें कनाडाई शील्ड है उससे कई सारी जुड़ी हुई जो उथली झीलें हैं, नेल्सन नदी वो हडसन में, जैसे देखिए चर्चिल नदी है ये हडसन बे में निकल जा रही है। इसके अलावा प्रशांत बे में देखेंगे तो बहुत सारी जो नदियां हैं उनका निकास होता है। जैसे यूकान जो नदी है, ये देखिए ये जो यूकान नदी है ये अलास्का, कोलंबिया, फ्रेजर, पश्चिमी तट के कई सारी जो नदियां हैं उनका इधर प्रवाह देखने को मिलता है। तो इस तरह से बेसिक जानकारी हमने ले ली कि यहाँ पर जो भी जल का निकास है वो कहाँ पर होता है। और उसके बाद जब हम टॉपिक पर आएंगे कि नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और उन नदियों से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उन पर हम एक एक करके फिर से चर्चा करेंगे। ये पूरा इंट्रो हम ले रहे हैं कि ओवरऑल देख लें कि नॉर्थ अमेरिका की जो भी भौगोलिक अवस्थिति है, जो भी उससे जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनके पहले लोकेशन को देख लें कि क्या स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है। तो ये पूरा हमने देख लिया। ये भी आपके नदी तंत्र को पूरा दर्शाया गया है। अब थोड़ा सा अगर बात करें कि नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के जो कुछ बड़े जो सागर हैं, जैसे कि आप देखिए इनकी जो अवस्थिति है ये सारे चर्चा में थे, इसीलिए मैं इनको यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि न्यूज़ में ये सारे थे। जैसे ब्यूफोर्ट सी है, ये कनाडा और अलास्का, ये देखिए पूरा कनाडा का क्षेत्र है और ये यूएसए का जो अलास्का प्रांत है उसके उत्तर में आपको देखने को मिलेगा सागर ब्यूफोर्ट सी। इसे आर्कटिक महासागर का सीमांत सागर भी कहा जाता है। ये जो देखिए इसके बारे में अगर देखेंगे तो ये जो आर्कटिक है, आर्कटिक का इसे सीमांत
सागर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा देखिए हडसन जो बे है ये भी एक बड़े जलीय क्षेत्र के तौर पे यहाँ पर अवस्थित है। इसे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में जाना जाता है। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खाड़ी के तौर पे इसे जाना जाता है, ठीक है। तो इस कारण से भी ये चर्चा में है। ये एक बड़े क्षेत्र में अवस्थित है। इसमें खारे पानी का एक बड़ा भंडार भी अवस्थित है। इसके अलावा देखिए लेब्राडोर सी आपको देखना है। लेब्राडोर सी भी क्या है कि हमेशा चर्चा में रहता है। इसके अलावा लेब्राडोर सी के अलावा अगर हम देखेंगे, चूंकि ये सभी न्यूज में थे तभी इनको हम यहाँ पर हाईलाइट करें। ये पूरा जो लेब्राडोर सी है, लेब्राडोर जो सागर है, ये महाद्वीपीय शेल्फ से घिरा हुआ है। ये पूरा अगर आप देखेंगे तो ये महाद्वीपीय जो शेल्फ है उससे क्या है, ये घिरा हुआ पूरा क्षेत्र है। ग्रीनलैंड इसे अगर देखेंगे तो कनाडा को ग्रीनलैंड से क्या करता है, ये अलग करता है। देखिए ग्रीनलैंड भी काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि जो ट्रम्प है उनके कारण से ये चर्चा में है, उसको हम बाद में लेंगे। तो देखिए ये जो लेब्राडोर सी है, ये देखिए ये बीच में है, तो ये एक तरह से ग्रीनलैंड को उत्तरी अमेरिका से अलग करने का काम करता है। और इधर आएंगे तो आपको बेरिंग सागर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बेरिंग सी ये चर्चा में था, तो इसको भी देख लीजिए कि बेरिंग सी की जो फिजिकल लोकेशन है वो कहाँ पर है। ये उत्तरी अमेरिका के सुदूर उत्तर में स्थित एक सागर है, जो क्या करता है कि उत्तरी अमेरिका और इधर एशिया दोनों को क्या करता है, अलग करने का काम करता है। तो ये बेसिक तौर पे जो जानकारी है उसके बारे में हमने देखा। अंतर्देशीय जो जल निकास जो प्रणाली है उस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। तो ये बेसिक जो जानकारी थी वो हमने देख ली। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अंतर्देशीय जो जल निकास प्रणाली है इस पर हम बात करेंगे बाद में। छोटी छोटी बहुत सारी जो मौसमी झीलें हैं, नदियां हैं, वो इसमें शामिल की जाती हैं। इसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं, बस झीलों का नाम हम देखेंगे, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। जैसे देखिए इधर जैसा कि हमने बताया था कि ग्रेट लेक्स है, इधर देखिए ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है, लेक अथाबास्का है, रेंडियर लेक है, लेक विनिपेग है, लेक मैनिटोबा है, लेक सुपीरियर है, लेक ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो, और यहाँ पर आपको ये सारी जो ग्रेट लेक्स हैं ये आपको देखने को मिली। इधर आएंगे तो ग्रेट साल्ट लेक। तो देखिए ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इनके क्रम से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। इनकी जो फिजिकल लोकेशन है कि कौन सी झील यूएसए में अवस्थित है और कौन सी झील आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो वो कनाडा में देखने को मिलेगी। तो जो कैनेडियन शील्ड की झीलें हैं, ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो पूरा कैनेडियन शील्ड की जो झीलें हैं, ये कैनेडियन जो शील्ड है, कैनेडियन जो शील्ड है, इस शील्ड क्षेत्र में अवस्थित जो झीलें हैं, इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि ये फ्रेश वाटर लेक है। ये क्या है, ये मीठे जल की झीलें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात, रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा के बीच में स्थित जो ग्रेट साल्ट लेक है, इसकी अवस्थिति कभी कभी पूछी जाती है। तो ये क्या है कि इधर अगर आप देखेंगे तो जो रॉकी पर्वत है और जो सियरा नेवादा है, तो ये जो झील है ये रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा के बीच में अवस्थित है, ठीक है। और ये क्या है, इसकी विशेषता क्या है इस झील की कि जो यहाँ पर रॉकी और सियरा के बीच में स्थित ग्रेट साल्ट लेक है, ये क्या है, इस झील में जो साल्ट है, जो नमक है, नमक की जो मात्रा है वो मात्रा क्या है, काफ़ी अधिक पाई जाती है। कनाडा का जो ओंटारियो आपको जो झील देखने को मिल रही है, जो इरी झील देखने को मिल रही है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मिशिगन, न्यूयॉर्क, ओहियो, पेंसिल्वेनिया में ये अवस्थित हैं। कनाडा के जो ओंटारियो और ह्यूरॉन है, ये जो झीलें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन जो प्रांत है वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक जानकारी है। यहाँ पर जो भी झीलें हैं उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। इनकी पूरब से पश्चिम जो स्थिति है ये आपको पता होनी चाहिए। उत्तर से दक्षिण जो लोकेशन है वो पता होनी चाहिए। खास तौर पे जो ग्रेट लेक्स हैं, यानी इनकी जो महान झील जो प्रदेश है, इस प्रदेश में अवस्थित जो झीलें हैं, इनका जो क्रम है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इनके बारे में
इनका जो क्रम है वो तो पता ही होना चाहिए। इसके अलावा इनकी जो अवस्थिति है कि किन देशों में है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक जानकारी हो गई। अगर संसाधन के बारे में बात करें तो उत्तरी अमेरिका जो कंटिनेंट है ये संसाधन पूर्ण महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका में विश्व के अधिकांश जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मक्का, मांस, कपास, सोयाबीन, तंबाकू, गेहूं के साथ साथ अनेक जो खाद्य पदार्थ हैं, औद्योगिक जो कच्चे माल हैं, उन माल की जो फसलें हैं वो पैदा की जाती हैं। और खनिज संसाधन की जो प्रचुर मात्रा है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको देखने को मिलेगी। जैसे देखिए कोल है, नेचुरल गैस, ऑयल, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, गोल्ड, सिल्वर, आयरन और यूरेनियम, बॉक्साइट, अदर जो मिनरल्स है, फिशिंग, ये सब यहाँ बड़े मात्रा में पाए जाते हैं। पोटास है, निकिल है, पारा है, चांदी है, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। यही नहीं, अगर अमेरिका में हम जाएंगे तो यहाँ पर जो कृषि है वो काफ़ी विकसित है। बर्फीले आर्कटिक क्षेत्र से लेकर सबसे उत्तर में जो आर्कटिक क्षेत्र है वहाँ से लेकर मध्य अमेरिका उष्ण कटिबंधीय जो जंगल है वहां तक ये फैला हुआ पूरा कृषि क्षेत्र है। हर प्रकार का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिल जाएगा, वो कहीं न कहीं मौजूद होगा। कैरेबियन क्षेत्र में जाएंगे तो प्रवाल भित्तियों से लेकर ग्रीनलैंड में बर्फ की जो पूरी चादर है वो आपको देखने को मिलेगी। तो विविधता आपको पूरा नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा। और ये जो अंतर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिल रहा है ये अमेरिका के कृषि उद्योग में जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इसी कारण से इसको अलग अलग जलवायु क्षेत्रों के आधार पर हम विभाजित भी करते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है अमेरिका के, उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, ठंडे समशीतोष्ण जो क्षेत्र है, शुष्क जो क्षेत्र है, तो अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर हम विभाजन करते हैं और वहाँ पर उसी तरह की जो फसलें हैं उनका उत्पादन किया जाता है। जैसे बेसिक तौर पे आपको पता होगा, जैसे उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में जाएंगे तो संतरा, गन्ना, इसके अलावा काफ़ी, कोको, केले की जो फसल है उसका बड़े स्तर पे उत्पादन होता है। ये सभी फसलें तटीय मैदानों और नम पहाड़ी वाले क्षेत्रों में उत्पादित होती हैं। कपास और भांग की खेती गर्म, शुष्क, मध्यवर्ती जो जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर किए जाते हैं। ये सभी फसलें मध्य अमेरिकी देशों में महत्वपूर्ण रूप से क्या की जाती है, निर्यात की जाती है। ठीक ऐसे ही अगर आप आएंगे उप उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है अमेरिका के, तो वहाँ पर फल, सब्जियां, तंबाकू खास तौर पे उत्पादित की जाती है। उत्तरी मैक्सिको में और संयुक्त राज्य अमेरिका में देखें तो बड़े स्तर पे इनका उत्पादन किया जाता है। यही नहीं, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो कृषि क्षेत्र हैं जैसे अमेरिका के टेक्सास, मैक्सिको राज्य में जाएंगे तो रियो ग्रांडे जो घाटी क्षेत्र, वहां पर खट्टे फल खास तौर पे उत्पादित किए जाते हैं। और कैलिफोर्निया की जो सेंट्रल वैली है वहाँ पर फल सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। खाड़ी तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर जाएंगे तो सब्जियां बड़े स्तर पे उत्पादित की जाती हैं। इधर पूरब में अपलेशियन जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर आएंगे तो रेतीली घाटियाँ हैं, यहाँ पर कपास और तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह का विविधता आपको देखने को मिलेगा। ठीक ऐसे शीतोष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर जाएंगे तो उस जलवायु क्षेत्र में देखेंगे तो खास तौर पे जो ग्रेट लेक्स प्रदेश है, कनाडा का ओंटारियो प्रांत है, वहाँ पर खास तौर पे आप देखेंगे तो अपलेशियन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर नदी बेसिन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ पर डेयरी बेल्ट के तौर पे जाना जाता है। मकई और गेहूं महाद्वीप के ठंडे शीतोष्ण जो क्षेत्र है वहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं। यही नहीं, यहाँ पर देखें तो जो लाइव स्टॉक है उसका भी काफ़ी विकास है। जैसे गाय, बकरी, भेड़ सहित यहाँ पर पशुओं के लिए घास के बड़े बड़े मैदान आपको देखने को मिल सकते हैं। ग्रेट लेक्स का जो पूरा क्षेत्र है उससे सेंट लॉरेंस क्षेत्र है, वहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। ओहियो जो नदी क्षेत्र है वहाँ पर जाएंगे, मिसौरी नदी के क्षेत्र में जाएंगे तो बड़े बड़े घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। यही नहीं, नॉर्थ अमेरिका में ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको एक तरह से उपजाऊ क्षेत्र ही देखने को मिलेगा, शुष्क क्षेत्र भी देखने को मिलेगा। जैसे दक्षिण पश्चिम अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको में पाए जाने वाले जो ड्राई रीजन है वहां पर आप देखेंगे तो पशुपालन के लिए आदर्श क्षेत्र उपलब्ध है।
वहाँ पर हजारों मवेशी के लिए खेत उपलब्ध है। परंपरागत रूप से वहाँ पर पशुधन स्थानीय रूप से उगाए गए जो चारे हैं उस पर डिपेंड है। यहाँ पर मवेशी, भेड़, सूअर, अन्य जो पशु हैं उनका कहीं ना कहीं पालन किया जाता है। और ये पूरा क्षेत्र एक तरह से देखें तो कॉर्न बेल्ट के तौर पे जाना भी जाता है। तो इस कारण से देखें तो नॉर्थ अमेरिका काफ़ी रिच माना जाता है। फॉरेस्ट्री के वानिकी दृष्टिकोण से भी देखें तो वानिकी का मतलब तो आप समझते होंगे कि वनों में पेड़ों और अन्य जो भी वनस्पतियां हैं उनका जो प्रबंधन है, खेती कटाई। उदाहरण के तौर पे प्रशांत जो पश्चिम है, पूरा जो क्षेत्र उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, वहाँ पर लकड़ी काटने वाली जो भी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो देवदार और स्प्रूस की जो पेड़ हैं उनकी कटाई करती है और इससे काफ़ी आर्थिक आय भी यहाँ पर प्राप्त होता है। लकड़ियों के निर्माण पर कई सारे जो इंडस्ट्री है जैसे कागज़ और अब और भी अलग अलग जो भी उद्योग हैं वो स्थापित किए गए हैं। तो बेसिक तौर पे ये देख सकते हैं खनन, माइनिंग की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो उत्तरी अमेरिका में खास तौर पे कोयले का एक बड़ा उत्पादक माना जाता है जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। बॉक्साइट का उपयोग, एल्युमिनियम का बड़े स्तर पे उत्पादन होता है। तांबा का बड़े स्तर पे उत्पादन अमेरिका में होता है। महाद्वीप के पश्चिम भाग में जाएंगे, पूरा जो वेस्टर्न वाला सेक्टर है वहाँ पर सोने चांदी के कई सारी जो खदानें हैं, आप देख सकते हैं AUAG, यहाँ पर कई सारी जो खदानें हैं वो पश्चिम भाग में आपको देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर माइनिंग भी काफ़ी विकसित है। और कोयले की बात करें तो जो कोयला है वो अमेरिका के लिए सबसे प्राइमरी इंडस्ट्री माना जाता है। ठीक है, जो कोल है ये क्या माना जाता है तो ये USA या कहें नॉर्थ अमेरिका के लिए एक प्राइमरी प्राथमिक उद्योग के तौर पे जाना जाता है। इसे अक्सर अपलेशियन जो पर्वतीय पूरा क्षेत्र है इसके निकटवर्ती राज्यों से उत्पादित किया जाता है। कोयले के खनन में भूमिगत या बड़े स्तर पे जो गड्ढे हैं उनके माध्यम से यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। दुनिया के लगभग 20% जो कोयला है उसका जो खनन है वो पेंसिल्वेनिया अमेरिका में किया जाता है। तो इस तरह से देखें तो खनन का भी काफ़ी यहाँ पर विस्तार देखने को मिलता है। धात्विक खनिज की बात करें तो लौ एश के जो बड़े भंडार आपको देखने को मिलेंगे वो देखिए कहाँ पर देखने को मिलेंगे तो देखिए ये वाला जो यहाँ पर जो झील प्रदेश है, सुपीरियर जो झील प्रदेश है, यहाँ पर इस झील प्रदेश में आएंगे तो लौ एश का, आयरन ओर का जो लॉ एस्क है उसके बड़े जो भंडार हैं वो देखने को मिलेंगे। और कैनेडियन जो शील्ड है उस क्षेत्र के पूर्वी भाग के आसपास क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पर भी बड़े स्तर पे लॉ एस्क के क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़े तांबे के बड़े उत्पादकों में से एक माना जाता है। इसका जो खनन है बड़े पैमाने पर जो भी ये ग्रेट लेक्स प्रदेश है यहाँ पर किया जाता है। और जो मैक्सिको है, आप जानते हैं जो सबसे नीचे है कनाडा, USA, उसके नीचे जो मैक्सिको है, अगर मैक्सिको को हम देखने का प्रयास करें तो ये वाला जो पार्ट है मैक्सिको में अगर आएंगे तो मैक्सिको जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा जो चांदी है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है वर्ल्ड में। विश्व में क्या है, सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक है। अमेरिका और कनाडा में भी चांदी के बड़े भंडार पाए जाते हैं और ये जिंक उद्योग का देखें तो बड़े उपभोक्ता के तौर पे भी जाने जाते हैं। और इसी कारण से देखें तो यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी जो चांदी की खान है वो आपको देखने को मिल सकती है। कनाडा और अमेरिका में आएंगे तो यहाँ पर एक बड़ा जो हिस्सा है वहाँ से सोने का एक बड़ा हिस्सा उत्पादित किया जाता है, जिसका जो खनन है पहले हमने बताया कि कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो खनन है एक तरह से देखें ये जो पूरा रॉकी पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर किया जाता है। और कनाडा में विश्व का लगभग 90%, ये भी देखिए कनाडा में विश्व का 90% जो निकिल है वो क्या किया जाता है तो निकेल का उत्पादन किया जाता है। तो ये आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यही नहीं, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, अमेरिका विश्व में यूरेनियम और सल्फर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस कारण से वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये सारी बातें हमने देख ली। इसके अलावा भी देखें तो कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्टर्स हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण जो औद्योगिक केंद्र हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं। जो सिएटल है, सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजल्स है। इसके अलावा देखें तो ग्रेट लेक्स क्षेत्र में आएंगे तो इसके बारे में दिखा दिया गया, डेट्रॉयट, ओकलैंड, पिट्सबर्ग, टेक्सास है, ह्यूस्टन है, कनाडा में हैमिल्टन, सडबरी, अरविडा, सार्निया, ओटावा, इनके बारे में हमने यहाँ पर संक्षिप्त रूप से जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको दे दी है। तो आज के एपिसोड में हमने बेसिक तौर पे उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका पूरा एक ओवरऑल कहें तो सर्वे किया और
पूरा एक अलग अलग जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस हो सकती हैं, किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन पर हमने चर्चा करने का प्रयास किया। इसके बाद हम आएंगे एक एक करके, हम एक एक कंटिनेंट में, जैसे कल हम देख लेंगे जो भी महत्वपूर्ण जल संधियाँ हैं, जो महत्वपूर्ण स्टेट्स हैं, करीब नॉर्थ अमेरिका में आएंगे तो 10-12 के आसपास स्टेट्स हैं, उनको देख लेंगे। उसके अलावा जो भी पर्वत महत्वपूर्ण हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर हम बात कर लेंगे। जो पठार होंगे उन पर हम बात कर लेंगे। जो महत्वपूर्ण झील हैं उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उनको एक एक करके हम देख लेंगे। जो नदियां हैं, नदियों के बारे में जो बेसिक जानकारी होगी उसको हम ले लेंगे। तो इन सब पर करते हुए हम एक पूरा जो कम्बो जो अपना तैयारी है वो कर लेंगे नॉर्थ अमेरिका पर, और इसके बाद फिर अगले कंटिनेंट पर जाएंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।